न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कल सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ने के साथ ही देश का हर टीवी चैनल जानने, समझने और बताने की कोशिश कर रहा होगा कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपने पहले भाषण में क्या कहेंगे। जी हां, कल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले पर मोदी तिरंगा फहराएंगे और साथ ही हिंदुस्तान को बदलने की राह दिखाएंगे। देश का एक एक शख्स दिल थामकर पीएम मोदी के इस भाषण का इंतजार कर रहा है, क्योंकि मोदी पुरानी रवायतें तोड़ने और नई परंपराएं शुरू करने के लिए जाने जाते हैं। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए मोदी के पास देश को बदलने की ताकत भी है और सुनहरा मौका भी। लेकिन पिछले 80 दिन के मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड ने जवाब से ज्यादा सवाल खड़े किए हैं। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या 15 अगस्त पर मोदी देश को सबसे बड़ी सौगात देंगे? क्या लाल किले से मोदी अच्छे दिनों का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखेंगे? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले देखिए क्या हो सकता है मोदी के कल के भाषण में। अच्छे दिन वाह। जरा याद कीजिए नरेंद्र मोदी के इस धमाकेदार बयान को, जिसके आगे विपक्ष धराशायी हो गया। 15 अगस्त के ऐतिहासिक दिवस की पूर्व संध्या पर मोदी का ये बयान याद कराने की जरूरत इसलिए क्योंकि देश को मोदी के इस आशा भरे बयान की हकीकत में बदलने का बेसब्री से इंतजार है। जिस अच्छे दिन के सियासी जुमले पर मोदी ने हिंदुस्तान जीत लिया, लाल किले की प्राचीर पर कल उन्हीं अच्छे दिनों की एक और अग्नि परीक्षा होगी। पूरा हिंदुस्तान कल टकटकी लगाए देख रहा होगा कि आखिर मोदी के भाषण से ऐसी कौन सी चमत्कारिक चीजें निकलेंगी जिनसे उनके दिन वाकई अच्छे हो सकेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में कई मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो सकता है। पिछली सरकार से अलग दिखने की कोशिश होगी। बजट की तरह बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। मंच सज चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं। मोदी की इमेज को और पुख्ता करने की पूरी प्लानिंग भी हो चुकी है। खबर तो ये भी है कि पुरानी तमाम परंपराओं से इतर जाकर मोदी इस बार धारा प्रवाह भाषण देंगे, लिखित भाषण नहीं पढ़ेंगे। अंदाज बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता और मंझे वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हो सकता है। हर मौके को इमेज बिल्डिंग की बुनियाद बना देने वाले मोदी का एक और कमाल कल देश देखेगा। उनका विश्वास, उनका खुलकर बोलना और तैयारी से बोलना, वो अपना होमवर्क बहुत ही अच्छी तरह करते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा उनके किसी भाषण में कि कागज हाथ में हो। हर चीज़ उन्हें पता है, हर चीज़ को काफ़ी डेप्थ से देखते हैं और उसको फिर खुल के बोलते हैं। और किसी भी बड़े नेता के लिए जानकार होना और उस बात को खुलकर बोलना, ये पब्लिक का ये एक उम्मीद होती है और उस उम्मीद को वो पूरा करते हैं। 2 दिन पहले करगिल की सरजमी से मोदी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया था। पाकिस्तान को उसकी हैसियत और असलियत बताई थी। कल जब पूरा भारत देशभक्ति के जज्बे से सराबोर होगा तो मोदी शायद पाकिस्तान पर एक और करारी चोट करें। गरीबी भगाओ से गंगा उद्धार तक, सड़क, बिजली, पानी से भूख, भ्रष्टाचार तक मोदी के तमाम मुद्दों पर बोलने की संभावना जताई जा रही है। तो अब देखने वाली बात यही है कि वो सबसे बड़ी सौगात क्या होगी जो 15 अगस्त पर देश को देंगे प्रधानमंत्री मोदी, और क्या मोदी का भाषण अच्छे दिनों का ब्लूप्रिंट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जी हां, सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि 15 अगस्त पर मोदी देश को सबसे बड़ी सौगात देंगे और क्या लाल किले से मोदी अच्छे दिनों का ब्लूप्रिंट रखेंगे। इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से मीम अफसल और आम आदमी पार्टी से आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी, सबसे पहले आपको बधाई दे रहा हूं मैं। 30 साल में पहली बार कोई पार्टी अपने दम पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है और अब लाल किले से कल मोदी अपना पहला भाषण देने जा रहे हैं। आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है शाहनवाज जी, लेकिन सुनहरा मौका है शाहनवाज जी ये नरेंद्र मोदी के सामने। क्या वाकई पिछले 80 दिन का रिपोर्ट कार्ड जो कह रहा है पुरानी सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या देश बदलने के लिए नया रास्ता दिखाएंगे नरेंद्र मोदी? शाहनवाज जी, देखिए, जब किसी पार्टी की रैली होती है तो पार्टी के नेता से पूछा जाता है कि पार्टी क्या करने वाली है। लेकिन कल मीम अफजल साहब के भी और आशुतोष जी के भी और मेरे भी, तीनों के वजीर आजम प्रधानमंत्री वहां से बोलेंगे। वो पार्टी के नेता के तौर पे नहीं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बोलेंगे और देश का हर नागरिक
उनसे उम्मीद लगाएगा और पूरी दुनिया उनके भाषण का इंतज़ार करेगी। ये सही है कि बहुत दिनों के बाद कोई लाल किले का जो भाषण होता था नेहरू जी के ज़माने में, फिर इंदिरा जी के ज़माने में, फिर वाजपेयी जी के ज़माने में, उसका बहुत महत्व रहता था। पिछले दिनों से लाल किले के भाषण को कोई बहुत बड़ी घोषणा हमें सुनने को नहीं मिलती थी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने नेहरू जी, इंदिरा जी का नाम लिया, वाजपेयी जी का लिया, तो मैंने भारत के नागरिक के तौर पे लिया। नरेंद्र भाई से सरकार के बनने के बाद जो रिपोर्ट आपने अभी देखा है कि लोगों की अपेक्षा बहुत है, उम्मीद बहुत है, और ये सही है कि हम लोगों से बहुत सारी उम्मीदें लोगों ने लगाई और हमने उनको उम्मीद लगाने को कहा भी है। हमने ये कहा भी है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इसलिए पेट्रोल भी देखिए सस्ता हो गया है, आज़ादी के दिन थोड़ी राहत तो वो आई है, और उम्मीद करें कि जो कुछ बड़ी घोषणा नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वहां से करेंगे। चलिए ठीक है। और उनकी जो भाषण शैली है उसके भी बहुत से लोग देश में दीवाने हैं। ठीक है, ठीक है। कल अपेक्षा है कि लोगों की अपेक्षा की उपेक्षा वो नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसका डिटेल में तो जाहिर है कल विश्लेषण होगा। शाहनवाज जी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इनको देखते हुए नरेंद्र मोदी इसी में उलझे रह जाएंगे कि वो लोक लुभावन ऐलान करें या फिर रिफॉर्म करें, आर्थिक सुधार करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत मुश्किल दोधारी तलवार हो जाएगी कल भी? देखिए, कल वो मैंने पहले लाइन यही कहा, कल लाल किले से भारत का प्रधानमंत्री बोलेगा, पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में वो पार्टी के नेता के तौर पे बोले, लेकिन कल वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पे बोलेंगे। ठीक है। और उसको देश को दिशा देंगे। इसलिए कल प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जरूर अगर कोई राजनीति तलाशनी हो, ठीक है, तो कोई तलाश सकता है। चलिए ठीक है, पॉइंट क्लियर है आपका। मुझे लगता है कि कल वो राजनीति वो उस मंत्र के हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। ठीक है, तो कल वो देश के नेता के तौर पे बोले। ठीक है। शाहनवाज जी माफ करिएगा, रोकूंगा। मीम अफजल साहब और आशुतोष, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। राष्ट्रपति देश को संबोधित कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं, फिर बहस शुरू करते हैं। Responsive administration to the doorstep of every heart and habitation in the land. Fellow citizens, the decisive challenge of our times is to end the curse of poverty. The focus of our policies now has to move from alleviation of poverty to elimination of poverty. The difference is not mere semantics. Alleviation is a process. Elimination is a time-defined objective. In last 6 decades, the poverty ratio has declined from over 60% to less than 30%. Even then, nearly 1/3 of our population still lives below the poverty line. Poverty is not a mere statistic. Poverty has a face which becomes unbearable when it scars the visage of a child. तो देख रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गरीबी का मुद्दा उठा रहे हैं और उम्मीद यही है कि कल नरेंद्र मोदी भी गरीबी पर जरूर बोलेंगे। मीम अफजल साहब, जाहिर है आप तो बिल्कुल 80 दिन का रिपोर्ट कार्ड तैयार करके बैठे होंगे मोदी जी का, और 3 हफ्ते बाद, कल के 3 हफ्ते बाद 100 दिन भी पूरे हो जाएंगे, वो भी आपको रिपोर्ट कार्ड बनानी है। तो कल का भाषण आप भी, मुझे लग रहा है, बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, आपको क्या उम्मीदें हैं कल नरेंद्र मोदी के इस भाषण से? नहीं, कोई बेचैनी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी जी की शक्ल में कल अपना भाषण देंगे। बस एक खास बात है कि वो एक्सटेम्पोर बोलेंगे और जो ओरेटरी का अपना कमाल है वो जरूर दिखाएंगे। और मैं जानता हूं कि उनकी ओरेटरी में सपने ज्यादा होते हैं, हकीकत कम होती है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस बार कम से कम लाल किले की तारीखी जगह से वो सपने ना दिखाएं, ये ना कहें कि हम ये करेंगे, ये कहें कि हम ये कर दिया है और आगे उसका असर आप देखें। ठीक है। तो जिस दिन हमको लगेगा कि
गे से मीम अफजल साहब, शाहनवाज जी मुस्कुरा रहे हैं, लफ्ज होता है जी। शाहनवाज जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप 80 दिन के आधार पर ये पूछ रहे हैं उनसे कि उन्होंने कुछ किया और तो उसे गिनाए वो लाल किले से। 80 दिन, अभी तो 80 दिन भी पूरे नहीं हुए मीम अफजल साहब। नहीं, अगर कुछ थोड़ा बहुत किया हो तो यकीनन उन्हें गिनाना चाहिए। चलिए ठीक है। और मुझे लगता है कि वो जरूर गिनाएंगे। अगर उन्होंने कुछ किया है और देश की जनता उससे संतुष्ट होगी तो उनके लिए खुशी की बात होगी। चलिए ठीक है, ठीक है। आशुतोष, नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं इस बात के लिए कि वो पुरानी रवायतें तोड़ें, नई परंपरा शुरू करें, कुछ अलग करें। कहा यह जा रहा है आशुतोष कि कल मोदी जी ऐलान कर सकते हैं कि अब लाल किले तक सीमित नहीं रहेगा स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह, ये भाषण, ये तिरंगा फहराना, जैसे गुजरात में सीएम के तौर पर उन्होंने किया था। अगर स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह दिल्ली से निकलकर देश के बाकी हिस्सों में जाता है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप इसका समर्थन करेंगे? देखो मानक, ये बात तो सही है कि नरेंद्र मोदी पुरानी परंपराओं को तोड़ने के लिए मशहूर। मैं जरा 2-3-4 बातें कहना चाहता हूं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शाहनवाज भाई हमारे दोस्त हुआ करते थे, मैं कह रहा हूं दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज हालत ये है कि उनको पहली बार एहसास हो रहा है कि देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री है, थोड़ी होता है। और ये पिछले साल जैसा लगता है कि उनकी पार्टी कोई आदमी नहीं था। बड़े बदलाव पिछले दिनों आए हैं। शाहनवाज साहब को मैं फोन किया करता तो शाहनवाज साहब फोन उठाते थे या जवाब दिया करते थे। पिछले 2 महीने से वो राब्ता थोड़ा कम हुआ है, और ये बात मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस डर में सहमे हुए हैं कि उनका फोन कहीं टैप तो नहीं हो रहा, कि ऐसा तो नहीं विरोधी पार्टियों के लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। इस देश के गृह मंत्री को पहले ही अधिकार था कि वो जो कैबिनेट कमेटी ऑन अकाउंट्स है उस पर सिग्नेचर करे और उसकी बात पे प्रधानमंत्री के पास जाए। आज वो अधिकार देश के गृह मंत्री के पास नहीं है। आज देश के कैबिनेट के मंत्रियों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने मंत्रालय पर स्वतंत्र रूप से काम कर सके। आज देश के कैबिनेट के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बलात्कार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। मैं राजस्थान के मंत्री महोदय का नाम लेना चाहता हूं। ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दंगा फैलाने के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक होता है ठीक है आशुतोष, अगर कत्ल के आरोप का षड्यंत्र करने में अगर हो तो परंपराएं तोड़िए नरेंद्र मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई बढ़ी है पिछले दिनों, भ्रष्टाचार बढ़ा है पिछले दिनों। आशुतोष, शाहनवाज जी पहले ये कह रहे हैं कि भैया दोस्त तो अभी भी हैं। शाहनवाज जी क्या कह रहे हैं? आशुतोष बोल रहे हैं दोस्त हुआ करते थे, फोन नहीं उठा रहे आजकल आप उनका। आशुतोष जी हमारे पुराने दोस्त हैं और पहले बड़े पत्रकार थे, अब आम आदमी हैं, और हम दोनों में खूब अच्छी दोस्ती थी। और दोस्ती जब एक बार होती है तो हम दोनों अभी आम आदमी हैं, अभी खास लोग नहीं हैं, तो क्यों नहीं फ़ोन उठाएंगे। ये सही है कि मुझे ही लगता है कि मैं आशुतोष जी को ज़्यादा फ़ोन करूं तो कहीं इनको भी शाजिया इल्मी और लोगों की तरह दिक्कत ना हो जाए कि बीजेपी से फोन क्यों आ रहे हैं। अरे नहीं, तो मैं बता देता हूँ सर, शाहनवाज जी मैं बता देता हूँ। मैं गंभीरता के साथ आशुतोष मैं बता रहा हूँ, आशुतोष मैं बता रहा हूँ, मैं गंभीरता के साथ आशुतोष मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं कि शाहनवाज मेरे दोस्त नहीं है। आशुतोष एक सेकंड मुझे क्या लग रहा है, देखिए आज की तारीख में आशुतोष आप कह रहे हैं कि शायद शाहनवाज जी को डर लग रहा हो कि उनका फोन टैप हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है उनको डर होगा कि फोन टैप हो रहा है, लेकिन ये फोन टैप होंगे। अरे उनको डर, उनकी कलई खुलेगी। नहीं मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड आशुतोष, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं, हम खुल के लोगों से। अरे एक सेकंड सर सुन लीजिए, मुझे लग रहा है शाहनवाज जी, सामने कह रहा हूँ शाहनवाज जी मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं कि कहीं आप आशुतोष से इसलिए नहीं बात कर रहे थे, ये पत्रकार थे, कहीं ऐसा तो नहीं, ये भी नेता है, तो हमने सोचा ये व्यस्त होंगे, जनता के बीच में होंगे, इसलिए कम बात हो रही है। नहीं कहीं ऐसा तो नहीं शाहनवाज जी इसलिए बात नहीं कर रहे आशुतोष से कि आजकल वैसे भी बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के बहुत नेताओं से, विधायकों से संपर्क कर रही है कि यहाँ फोन करें और वो फोन रिकॉर्ड हो जाए, कोई मजाक कोई ताना हो, कुछ बात हो और वो कहीं बात कहीं पहुंच जाए। देखिए नहीं, आशुतोष जी और हम दोनों न विधायक हैं न सांसद हैं, दोनों आम आदमी हैं अभी। अच्छा आशुतोष ठीक है, इसलिए चलिए ठीक है। आशुतोष आपने मेरे तो कोई इल्जाम ठीक है आशुतोष आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आशुतोष सवाल मेरा ये था, अगर मोदी जी कुछ नया करते हैं ऐलान, ठीक है ये सारे मुद्दे आपके हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस समारोह को देश के बाकी शहरों में, बाकी गांवों में, कस्बों में ले जाते हैं हर स्वतंत्रता दिवस पर, जो उन्होंने सीएम के तौर पर गुजरात में किया था, क्या ये स्वागत योग्य कदम नहीं होगा?
नहीं, देश के प्रधानमंत्री हो, मैं देश का नागरिक हो, तो वो मेरे भी प्रधानमंत्री, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। अगर देश की भलाई के लिए, देश की राष्ट्रवादिता को बढ़ाने में अगर वो कोई भूमिका अदा करते तो इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता। लेकिन संसद के अंदर अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ती सांप्रदायिकता कर बहस हो रही हो, और वो बहस अगर बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ कर रहे हो, और 73 में से सिर्फ योगी आदित्यनाथ अगर इस लायक पाए जाते हैं, तो मुझे संदेह होता है कि देश की राजनीति को क्या करवट शाहनवाज हुसैन और उनकी पार्टी दे रही है। और मैं शाहनवाज हुसैन से उम्मीद करूंगा कि उनको एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते इसका विरोध करना चाहिए। क्या योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे नेता बचे हैं बीजेपी के अंदर जो इस देश के अंदर सांप्रदायिकता बोल सकते हैं, जो नफरत की राजनीति करता है? क्या संसद के अंदर बात करेगा? क्या जो संवेदनशीलता की बात करते हैं वो बात नहीं करेंगे? क्या आशुतोष का इतना अकाल पड़ गया है? ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं आशुतोष जिन पर और भी आगे बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल फिर से उसी पर लौट रहा हूं मैं। हम डिबेट कर रहे हैं। देखिए, जब सांप्रदायिकता पर तो कई बहस हो चुकी है, हम डिबेट कर रहे हैं कि नरेंद्र भाई कल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर क्या संबोधित करेंगे। ठीक है, मैं और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सांप्रदायिकता पे अलग से डिबेट हो जाएगी, महंगाई पर, फोन टेपिंग पर, इस पर आशुतोष जी के साथ मेरी अलग से बहस रख। चलिए मैं रखूंगा सर। तो कहते हैं चलिए सर, अलग से बहस रखेंगे उस पर। जो आज यहाँ बैठे हैं, तीनों के प्रधानमंत्री का नाम एक ही है, वो नरेंद्र मोदी है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 121 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। और कल जब वो बोलेंगे तो देश के हर नागरिक को अपने प्रधानमंत्री को सुनना और आज चलिए ठीक है शाहनवाज जी, ठीक है, कल कोई शक, ठीक है, उसी पर आ जाते हैं, नहीं देखना, उसी पर आ जाते हैं। मीम अफजल साहब, माना यह जा रहा है कि मोदी जी कल लाल किले पर खड़े होकर अपना पहला भाषण जब देंगे पीएम के तौर पर, तो वो जोर जोर से कहेंगे अपने अंदाज में, न खाऊंगा और ना खाने दूंगा। और ये इशारा आपकी तरफ होगा मीम अफजल साहब, कांग्रेस की तरफ होगा, क्योंकि 10 साल में जितने घोटाले आपकी सरकार में हुए, ये सीधा सीधा इशारा आपकी तरफ होगा। खूब तालियां पड़ेंगी, टीवी पर जो भी लोग देश भर में देख रहे होंगे वो खूब खुश होंगे, लेकिन इशारा आपकी तरफ होगा। अब देखिए, अगर मैं 80 दिन की बात करूंगा तो आप कहेंगे अभी से हिसाब लेना शुरू कर दिया। 80 दिन में तो हमें कुछ नजर नहीं आया कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो जिससे ये मैसेज जाता हो आवाम में, खास तौर पर छोटे तबके में जो बेचारे रोजाना करप्शन से जूझते हैं और हर जगह उनको सामना करना पड़ता है, कि प्रधानमंत्री जी ने खाने और ना खाने देने का कोई संकल्प लिया है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मेरी जो तवक्के है, आपने पूछा कि कल वो क्या बोलेंगे, मैं एक हिंदुस्तानी की हैसियत से ये तवक्के करता हूं कि उन्होंने एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। उन्हें 31% का सपोर्ट मिला है और 70% लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया है। लेकिन जब वो एक बार प्रधानमंत्री हो गए तो शाहनवाज साहब की बात में बड़ा वजन है कि वो सबके प्रधानमंत्री हैं। इसलिए अगर वो सबके लिए काम करेंगे तब हम उनको नंबर देंगे और हम समझेंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया। आपने बहुत अच्छी बात कही है। सरेदस्त हम ये देख रहे हैं। हाँ। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वो यादगार नारे देने के लिए मशहूर है मोदी जी। बहुत अच्छे नारे कॉइन करते हैं और लोगों की जबान पर बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कांग्रेस मुक्त भारत, और गरीबी का कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए उम्मीद तो यही है कि कल एक और नया नारा देंगे। वो हो सकता है उसका टारगेट आप होंगे, आपका 10 साल का रूल होगा। नहीं, वो तो बार बार हमारे रूल को पहले भी टारगेट करते रहे हैं और जाहिर है कि वो उनका हक है। और आज वो प्रधानमंत्री है तो जाने वाली सरकार के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, वो तो पहले भी कहते थे। लेकिन मैंने जो सवाल उठाया वो बड़ा अहम है, इसलिए कि ये आपने बड़ी तारीखी कहा कि बड़ा तारीखी होगा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लाल किले से भाषण देंगे। लेकिन ये भी एक तारीखी बात है कि आज ये हिंदुस्तान के अंदर पहली सरकार है जिसके अंदर माइनॉरिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, नजमा हेपतुल्ला की शक्ल में एक वजीर जरूर हैं, लेकिन कोई इलेक्शन लड़के उनके यहाँ गालिबन मुसलमान तो कोई नहीं आया। लेकिन जहां तक अदर माइनॉरिटीज है, मेरे ख्याल में उसका भी फकदान है, कोई नहीं आया है, ना सिख आया है, ना ईसाई है, और बुद्धिस्ट भी शायद कोई नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये सरकार पहली बार है हिंदुस्तान में जिसमें माइनॉरिटीज के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रोसेस से बिल्कुल अलग कर दिया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शायद कहीं एक आध हो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, जहां तक मैंने दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। समझता हूँ नहीं है, जवाब ले लेते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि शाहनवाज साहब अच्छे लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़ी लड़ाई लड़ते रहे, पूरी जिंदगी इन्होंने गुजारी है। नकवी साहब हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते थे कि इनकी सरकार आएगी तो जो इनके अच्छे लोग हैं जिन्होंने
भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के ना सिर्फ ये कि देश में एक लड़ाई लड़ी, बल्कि अपनी कम्युनिटी में भी बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी। सर आप उकसाइए मत, बल्कि मैं आप उकसाने की कोशिश कर रहे हैं शाहनवाज जी को। फेस किया है आप शाहनवाज जी को उकसा रहे हैं। नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि शाहनवाज साहब को भी सबका विकास और सबका, चलिए ठीक है, जवाब ले लेता हूं, साथ तो मिला हुआ है, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। एक सेकंड शाहनवाज जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं देश में कट्टरता की कोई जगह नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस पूरे मुद्दे पर सांप्रदायिकता, दंगे, हिंदुत्व इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इससे हम क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं? कल कुछ बोलेंगे या कल भी चुप्पी साधेंगे इस पर? देखिए मानक जी, आप भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और यहाँ आशुतोष जी और मीम अफजल साहब भी, आपने पैनल ऐसा बनाया है जिसमें गुंजाइश नहीं है इसमें कटुता की। तो हम ये कह सकते हैं कि कल नरेंद्र मोदी जी के टारगेट पर कांग्रेस नहीं होगी, बल्कि गरीबी होगी, भुखमरी होगी, हिंसा होगी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह देते कि कुछ बोले नहीं। जब पार्टी का अधिवेशन हुआ, अभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, तो उन्होंने क्या कहा कि हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, हिंसा विकास में बाधा बनती। इतनी बड़ी बात वहां से कही। अच्छा, जब लाल किला से भी बोलेंगे तो क्योंकि उनकी ड्राफ्ट स्पीच न तो पार्टी को दी है उन्होंने, ठीक है, शाहनवाज जी किसी और को मालूम है। बस एक जानकारी दे दूं, छोटी सी जानकारी दे दूं, भाषण करेंगे, लोगों को इंतजार है। छोटी सी जानकारी दे दूं, और जो मीम अफजल साहब कह रहे थे उसी से जुड़ी बात है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अब ये भी कहा है, अभी जो भाषण चल रहा है उनका उसमें ये कह रहे हैं कि जो लोग जहरीले बयान देते हैं धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, वो हिंदुस्तान को नहीं जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है शाहनवाज जी कि नरेंद्र मोदी जो बातें खुद अपने मुंह से बोलते हुए दिखना नहीं चाहते हैं, वो शायद राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में दिखाई दे रही हैं, या और बीजेपी सरकार की तरफ से और लोग वो बातें करते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो तो राष्ट्रपति जी ने अपॉइंट की है ना, तो उनकी बात और प्रधानमंत्री की बात अलग नहीं होगी। वो जो संदेश देना चाहते हैं कि आप देखिए, इस मुल्क में ओवैसी साहब की तो चर्चा नहीं होती। आशुतोष जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर योगी आदित्यनाथ की बात कही। अब योगी आदित्यनाथ तो बहुत सीनियर एमपी हैं, और जब इस पर कभी डिबेट होती, मैं पार्लियामेंट में होता था तो ज़रूर मैं इस पर खड़े होकर बोलता था, और भी लोग बोलते थे, लेकिन उनको जो बुलवाया गया वो उनकी सीनियरिटी पे बोला गया। लेकिन सवाल ये है कि लोग इस देश में चाहते हैं कि जब कोई भाषण हो तो एक तरफा बहुसंख्यक समाज टारगेट पर हो, लेकिन अगर अल्पसंख्यक समाज में भी कोई व्यक्ति अगर कोई भी, क्योंकि जो जहरीला है या सांप्रदायिकता है उसकी कोई जात और मजहब नहीं होती। सही है शाहनवाज जी, भारतीय जनता, ठीक है शाहनवाज जी, जैसे आप पहले कह रहे थे, किसी भी तरह जहरीला और भड़कीले बात के खिलाफ है। ठीक है, जैसे आप पहले कह रहे थे शाहनवाज जी, चाहते हैं सबका विकास चाहते हैं। ठीक है शाहनवाज जी, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है मेरे पास। एक जाते जाते फेसबुक पर एक सवाल आया है शाहनवाज जी, मैं चाहूंगा आप कम शब्दों में जवाब दें, और समय रहा तो बाकी दोनों मेहमानों से भी कमेंट ले लूंगा। हमारे फेसबुक पर सवाल है, संतोष रावत दिल्ली से पूछ रहे हैं, क्या मोदी सिर्फ कागज के शेर हैं? अच्छे दिन क्या होते हैं समझ से परे हैं, और आते कैसे हैं पता नहीं। पहले दिल्ली में 23-24 घंटे बिजली रहती थी, अब 15-20 घंटे आती है। दूध के दाम बढ़ गए, बजट में दूध के दाम कम कर दिए, लेकिन आज तक दूध दुकानों में सस्ता नहीं है, सिर्फ कागज में सस्ता है। कहीं मोदी सिर्फ कागज के शेर तो नहीं है? ये सवाल है, संतोष रावत दिल्ली से फेसबुक पर पूछ रहे हैं। शाहनवाज जी, अच्छे दिन कहां हैं? इस देश की जनता ने उनको शेर बनाया है, वो कागज के नहीं हैं, देश की जनता के वोट से बने हुए शेर हैं। और इसलिए आज पेट्रोल का दाम कम हुआ, वो तो पहले हमने बता दिया। इंतजार कीजिए, अच्छे और मजबूत भारत की नींव डाल रहे हैं, ठीक है, और उनको थोड़ा मौका दीजिए। चलिए ठीक है, सिर्फ हिसाब जो उन्होंने कहा कि सर समय बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। ठीक है, आप टाइम की बात कर रहे हैं, वो 60 दिन में हिसाब मांग रहे हैं। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट आशुतोष आपको दे रहा हूं। अगर संपूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को देने का ऐलान करते हैं मोदी, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल नहीं हो सकती है? जिस पार्टी ने 2003 में जब लाल कृष्ण आडवाणी इस देश के गृह मंत्री, तो उन्होंने फैसला किया था कि दिल्ली में कोई भी कानून बनाने के पहले आपको केंद्र सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। और अभी हाल के अंदर जिस पार्टी की सरकार है, उसने कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली का जो है वो केंद्र सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं कर सकता। जिसने दिल्ली सरकार के सारे अधिकार छीन लिए हो, जो भ्रष्टाचार से लड़ाई में अधिकार छीन लिए हो, वो सरकार से उससे क्या उम्मीद की जाए? और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात तो छोड़ दीजिए,
वो दिल्ली को राज्य का दर्जा दे दें, इसके जो अधिकार है वहीं पुनर्स्थापित कर कल बात कर लेंगे। तो सारे अधिकार छीन रहे हैं उनसे। ठीक है, कल बात कर लेंगे आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस बहस में शामिल होने के लिए। शामिल समय नहीं है, कल फिर बात करेंगे। जाहिर है कल जब मोदी बोल लेंगे और सारे ऐलान हो जाएंगे तब ज्यादा अच्छी तरह से बहस हो पाएगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जी, मीम अफजल और आशुतोष सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद न्यूज शतक।